Hello, good morning. This is my 23rd December's lecture, and in previous lecture we were discussing about the laws and cause of frictional force. हमने laws and cause of frictional force के अंदर जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग उसमें लॉस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने कुछ 4-5 लॉस हम लोगों ने बात की थी। इसके बाद हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे और कॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास जो थी वो ये था ओल्ड व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू के अंदर क्या हो रहा है कि कोई बॉडी के एक बॉडी के प्रोजेक्शन दूसरे बॉडी के डिप्रेशन के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू दिस इंटरलॉकिंग इज द बेसिक कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये बॉडी के मोशन को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। और अगर बॉडी को आगे बढ़ाना है तो ये जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन की जो इंटरलॉकिंग है वो क्रश करके ही बॉडी आगे बढ़ सकती। दो चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। नंबर एक के फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट विद द सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इसके अकॉर्डिंग तो एरिया फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ बॉडी पर या एरिया ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट विद द सरफेस पर डिपेंड करना चाहिए। दूसरी चीज, इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो हमारे पास स्मूथ सरफेस हुए दोनों, तो दोनों के प्रोजेक्शन और डिप्रेशन छोटे होंगे तो लॉकिंग इतनी मजबूत नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में दो स्मूथ बॉडीज को अगर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू डिक्रीज होना चाहिए, जबकि वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर हमने इसके अंदर क्या किया था कि मॉडर्न व्यू हम लोगों ने सामने रखा और हेनियस ने इसको प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग जो बॉडी को जब हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते बॉडी सरफेस को, तो इनके अंदर जो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन से पूरी तरह से इंटरलॉकिंग नहीं होते, बल्कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जाकर के उनके बीच में कांटेक्ट होता है। तो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ बॉडी इन कांटेक्ट विद द सरफेस सीम्स। जैसा वो नजर आती है वैसा कांटेक्ट उनके बीच में नहीं होता है। ये चीज हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी थी, बल्कि एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट बहुत ही कम होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट सीम्स के कंपैरिजन में। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसी एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, न कि एरिया ऑफ कांटेक्ट सीम्स पर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर और दूसरी चीज ये बताई गई कि जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर क्या होगा कि एरिया कम, प्रेशर ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी के मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं और उसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है बॉडी और सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से कोल्ड वेल्डिंग डेवलप हो जाती है एंड दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि अब इस बेसिस पर एक्सप्लेन करना, तो एरिया वाला तो एक्सप्लेन हो ही गया कि बॉडी का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बॉडी का एरिया ऑफ कांटेक्ट सीम्स और एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ बॉडी सीम्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर दो स्मूथ सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि इनके अंदर अगर दो स्मूथ सरफेसेस है तो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। और जब ये प्रोजेक्शन और डिप्रेशन छोटे छोटे होंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्टिंग एक्चुअल कॉन्टैक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर दो स्मूथ सरफेस हम लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यही चीज हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ये, फ्रिक्शनल फोर्स increases when two glass plates means smooth surfaces are brought in contact
आंसर। स्मूथ सरफेसेस में प्रोजेक्शन और डिप्रेशन ज्यादा होंगे, तो जब हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो एक्चुअल कांटेक्टिंग पॉइंट्स का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरलॉकिंग जो पॉइंट्स हैं या कॉइल वेल्डिंग पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इन स्मूथ सरफेसेस projections and depressions are very small. So when two smooth surfaces are brought in contact, then actual contacting points increases and cold welding points increase. So, frictional force also increases. इस वजह से दो ग्लास प्लेट या दो स्मूथ सरफेसेस को अगर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम वगैरह के अंदर आता है, तो हमें इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारे पास एक बॉडी है जो सरफेस के ऊपर रखी हुई है। बॉडी का वेट किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा, जिसे हम लोग NR से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में हमारे पास क्या होगा, एक लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पर बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव स्टेट के अंदर आ जाती है, मींस ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसके बाद अगर हम लोग फोर्स को थोड़ा सा भी, अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बॉडी किसके अंदर आ जाएगी, मोशन के अंदर आ जाती है। ये जो हमारे पास जो बाउंड्री पोजीशन कंडीशन है उसी को हम लोग जस्ट टेंड्स टू मूव स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये NR और ये FMS, इनसे हम लोग क्या करेंगे कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे कॉमन इनिशियल पॉइंट से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास इसके अंदर लगेगा और ये वाली चीज आपके पास इस तरह से रहे। अगर ये FMS है तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, FMS को ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एंगल है ये एंगल ही कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स रिजल्टेंट ऑफ NR एंड FMS, NR के साथ जो एंगल फॉर्म करता है
जबकि इसके अंदर हमारे पास बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव स्टेट के अंदर हो। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। एंगल formed by a resultant of normal reaction and limiting static frictional force with normal reaction is called normal reaction at limiting state means just tends to move state is called angle of friction। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आई, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? tan lambda is equal to perpendicular upon base FMS upon NR, और tan lambda is equal to हमारे पास FMS is equal to होगा म्यू एस इंटू NR। अपन जानते हैं क्योंकि FMS is directly proportional to क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन होता है अपॉन NR। NR से NR कैंसिल हो गया, म्यू एस इज इक्वल टू कितना आ गया? tan lambda। Coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction। Coefficient of static friction is equal to tangent of एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज हमारे पास इसके अंदर आती है। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा? tan लैम्बडा आ जाएगा।